हेलो एवरीवन। इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स या कहें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फॉर डी यू एल एल बी। इस लेक्चर में हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंट्रोडक्शन एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो इसेंशियल होते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक्स। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रिस्क्राइब्स द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया एंड इज द की एक्ट रेगुलेटिंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। यानी कि इंडिया के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उन सभी को रेगुलेट करने के लिए मेनली जो लॉ काम में आता है वो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। द एक्ट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ, यानी कि यूके का जो इंग्लैंड का जो इंग्लिश कॉमन लॉ है उसी के ऊपर ये जो पूरा एक्ट है वो बेस्ड है। इट डिटरमाइंस द सर्कमस्टांसेस इन विच प्रॉमिस मेड बाय द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी लीगली बाइंडिंग, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में लीगली बाइंडिंग होगा या नहीं होगा, इसके जो सर्कमस्टांसेस होते हैं ये इसको कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे सर्कमस्टांसेस जो हैं या सारे क्लॉजेज जो हैं, वो सारी चीज़ें, वो सारे रूल्स जो हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखे गए हैं। अब देखो सारे के सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्रीमेंट्स बहुत सारे होते हैं लेकिन उन एग्रीमेंट्स में से कॉन्ट्रैक्ट वही होंगे जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 को सेटिस्फाई करेंगे। सेक्शन 10 क्या बोलता है? सेक्शन 10 में आपके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं और ये बताता है कि व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन कौन से एग्रीमेंट जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। सेक्शन 10 बोलता है ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट of parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। अब ये पूरा ये स्टेटमेंट या पूरी पैराग्राफ इसको तोड़ के हम समझते हैं कि कोई कॉन्ट्रैक्ट जो कोई अग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा, जब उसके अंदर ये जो है 7 इसेंशियल्स होंगे। अब ये 7 में से 6 इसेंशियल जो हैं वो सेक्शन 10 में दिए हुए हैं और ये 7th इसेंशियल जो है वो एक्स्ट्रा है। कौन कौन से इसेंशियल है? पहले तो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कहाँ बताया गया वो सेक्शन में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन सेक्शन एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सेक्शन अगर याद नहीं भी रहता कोई इशू नहीं है, बस आपको ये याद रखना चाहिए कि सेक्शन 10 के अंदर आपके इसेंशियल एलिमेंट दिए हुए हैं, बाकी ये सारे सेक्शन आप अगर याद ना भी रखें तो चल जाएगा। तो सबसे पहले एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि सेक्शन 2E में डिफाइंड है। फिर जो एग्रीमेंट है वो फ्री कंसेंट से होना चाहिए। इसके अलावा जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। इसके अलावा जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाय लॉ, ये होना चाहिए, यानी कि लॉ के द्वारा उसको वॉइड डिक्लेयर ना किया गया हो। इसके अलावा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये आपके जो 7 इसेंशियल एलिमेंट्स है वो आपके होने चाहिए, तभी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब ये जो 7 इसेंशियल है इसी को डिटेल में हम देखेंगे। पहला इसेंशियल है आपका एग्रीमेंट जो कि सेक्शन 2E में डिफाइंड है। अब एग्रीमेंट समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी, एक तो आपका प्रपोजल और एक आपका एक्सेप्टेंस। अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि मेरे पास एक आईफोन है। अब मुझे ये आईफोन किसी को बेचना है, या मान लो ए के पास आईफोन है, इसको ये आईफोन जो है बी को बेचना है। अब ये बोलता है इस आईफोन के बदले मैं तुम्हें 40,000 रुपये दूंगा। अब ये जो बी है इसके लिए जो कंसिडरेशन है वो है ये आईफोन, और ये जो ए है इसके लिए कंसिडरेशन है वो 40,000 रुपये, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में जो आपको मिल रहा है वही आपका कंसिडरेशन होगा। ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन जो है पैसे ही हो या कोई ऑब्जेक्ट ही हो, यहाँ पे कोई प्रॉमिस भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बी के लिए जो कंसिडरेशन है वो आईफोन है और ए के लिए जो कंसिडरेशन है वो पैसे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रपोजल या ऑफर क्या है, शोइंग विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग फॉर द असेंट ऑफ अदर पर्सन, यानी कि कुछ करने की इच्छा या ना करने की के लिए अग्री होना, ये आपका प्रपोजल है। और एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन द प्रपोजल ऑफर इज ऑफिशियली एक्सेप्टेड, आपने कोई प्रपोजल दिया कि मुझे आईफोन देना है 40,000 के बदले, सामने वाले भी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपका एक्सेप्टेंस। और ऑफर और एक्सेप्टेंस जब मिल जाते हैं तो ये बन जाते हैं हमारे प्रॉमिस। एंड द प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस्ड विच फॉर्म कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट, यानी कि सामने वाले ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें आईफोन दूंगा, बी ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें 40,000 रुपये दूंगा, तो ये जो बन गया ये बन गया आपका एग्रीमेंट। अब देखो जो एग्रीमेंट होते हैं ये तो बिल्कुल सिंपल सा एग्रीमेंट हो गया, लेकिन बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्रीमेंट भी होते हैं जिसमें एक प्रॉमिस भी हो सकता है और सेट ऑफ प्रॉमिस भी हो सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो एग्रीमेंट है, टेक्निकल एग्रीमेंट जो है या टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इसेंशियल है हमारा फ्री कंसेंट जो कि सेक्शन 14 में डिफाइंड है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इज नॉट कॉज्ड बाय। अब देखो कोई भी कंसेंट जो होगा वो फ्री कंसेंट जब भी माना जाएगा जब वो इन सब चीज़ों से ना किया गया हो। पहला कोअर्सन। कोअर्सन का मतलब क्या है? किसी को डरा धमका के या कहें थ्रेट से कोई कंसेंट उसकी ले लेना, या फिर अनडू इन्फ्लुएंस,
अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, किसी के ऊपर कोई ऐसा प्रभाव है जिसके कारण उसने कंसेंट दे दी। अब इसको एक एग्जांपल समझो, मान लो कोई एक टीचर है या मान लो प्रिंसिपल है। अब प्रिंसिपल ने बोला कि तुम्हारे पास ये कोई प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू जो है 4,000 है, ये मुझे तुम 3,000 में दे दो। अब हो सकता है कि आप उसको 3,000 में भी दे दो, तो क्योंकि पता कि भाई प्रिंसिपल है, अटेंडेंस का सीन होगा, मेरी अटेंडेंस का मैं अटेंडेंस को मार्क नहीं होगी, या फिर और भी। इसका मतलब क्या है, ये जो प्रिंसिपल है इसका आपके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस है। अब ये कोअर्सन और अनड्यू इन्फ्लुएंस में डिफरेंस क्या है, जो कोअर्सन होगा इसके अंदर कोई थ्रेट होगा, जैसे मान लो कोई आया, आपको बंदूक दिखाई और आपका फ़ोन जो है छीन लिया, आपका वॉलेट छीन लिया, तो ये होगा आपका कोअर्सन, जिसमें आपके कंसेंट तो आपने अपने हाथ से दिए उसको वॉलेट, लेकिन ये एक तरह से कोअर्सन था, इसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी। अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर भी आपकी फ्री कंसेंट नहीं थी, लेकिन इसमें आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं था। फिर आता फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी। धोखाधड़ी तो आपको पता ही होगा। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में डिफरेंस क्या है, तो इसको ये समझो कि जो फ्रॉड होता है उसमें आपका इंटेंशन होता है फ्रॉड करने का, लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका इंटेंशन हो ही किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का या मिस रिप्रेजेंट करने का। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो कि आपने किसी को फ़ोन किया और बोला कि मुझे चेतक बेचना है। अब आपके पास चेतक जो है वो पुराना वाला खटारा स्कूटर है, और जिसको फ़ोन किया वो समझ रहा है कि कोई एक शानदार सा घोड़ा होगा चेतक। तो आपने बेचने की सोची चेतक, आपका जो खटारा स्कूटर है उसको, लेकिन सामने वाले ने समझा कि चेतक जो है ये तो घोड़ा है। तो यहाँ पे आपने जो जानबूझ के, कोई आपको फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने इस जो इन्फॉर्मेशन है वो मिस रिप्रेजेंट हुई है, तो यहाँ पे ये जो होगा आपका मिस रिप्रेजेंटेशन होगा। और फ्रॉड आपका नॉर्मल धोखाधड़ी जिसमें आपका इंटेंशन होता है। फिर होता है आपका मिस्टेक। मिस्टेक यानी कि गलती से कोई चीज़ कर देना। अब देखो ये मिस्टेक जो यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं। एक होता है आपका मिस्टेक ऑफ फैक्ट, और दूसरा होता है आपका मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है, कोई फैक्ट आपको नहीं पता था, उसकी वजह से आपने कंसेंट दे दी। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि कोई कानून आपको नहीं पता होता। देखो मिस्टेक ऑफ लॉ का कोई एक्सक्यूज नहीं होता, लॉ आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो उसका एक्सक्यूज वहाँ पे मिल सकता है। एक चीज़ और ध्यान रखो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ यानी कि बाहर के देश का कोई कानून है, तो इंडिया में उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही माना जाएगा। इंडिया के अंदर जो लॉ है वो सिर्फ इंडियन लॉ को माना जाएगा। अब यहाँ पे फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में तो डिफरेंस समझ में आ गया। मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में क्या डिफरेंस है, तो इसको समझो। फ्रॉड का तो मैंने आपको बता दिया कि जो फ्रॉड होगा उसके अंदर आपकी इंटेंशन होती है, और मिस रिप्रेजेंटेशन में आपकी इंटेंशन हो सकता है, हो सकता है ना भी हो। चेतक वाला एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। मिस्टेक के अंदर क्या होता है, तो देखो मिस्टेक के अंदर आपका ऑनेस्ट बिलीफ होता है, ऑनेस्ट बिलीफ होता है। लेकिन अगर आपका मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा, मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप कोई पॉजिटिव असर्शन ऑफ फैक्ट करते हो या फिर ओमिशन ऑफ फैक्ट करते हो, कोई बात आप बताते हो एक्स्ट्रा, या कोई बात आप छुपा लेते हो। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपका ऑनेस्ट बिलीफ हो सकता है नहीं हो। तो ये आपका बेसिक, बहुत ही थिन लाइन है डिफरेंस में इन तीनों के बीच में, लेकिन इतना डिटेल में आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट होता है तो आपका काम हो जाएगा, इतना कोई डिटेल में इसमें से क्वेश्चन आना नहीं है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो फ्री कंसेंट है वो कब नहीं माना जाएगा, जब आपका कोर्सन हो, अंडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, या फिर मिस्टेक्स हो। इन सब से अगर कोई फ्री कंसेंट ली गई तो उसको फ्री नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन 11 है वो बोलता है कि ये तीन कैटेगरी के लोग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सभी लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कौन, माइनर कोई भी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसके अलावा पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ का मतलब क्या है, कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। अब अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सेक्शन के लिए, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, लेकिन जनरली मान लो कोई कन्विक्ट है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या फिर मान लो कोई एनिमी एलियन है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है बाय द लॉ। तो इस तरह से अलग अलग केस में अलग अलग हो सकते हैं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड में कुछ ऐसा समझाने का है नहीं, माइनर्स का समझ लो कि कोई भी माइनर जो होगा उस उसने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो इसका मतलब क्या है, एक होता है वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब क्या है कि वो एग्रीमेंट जो है जब पता लगा कि वो
एग्रीमेंट गलत था, मान लीजिए पार्टी कॉम्पिटेंट नहीं थी, या मान लीजिए फ्री कंसेंट नहीं थी, या मान लीजिए कोई और वहाँ पे कोई सिचुएशन थी, तो वहाँ पे जो एग्रीमेंट वॉइड होगा वो उस समय से वॉइड होता है जब उसके बारे में पता लगता है। लेकिन वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या है कि जब से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो बैक डेट से वो वॉइड हो जाएगा। तो माइनर ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड एब इनिशियो होगा। अब इसको एग्जांपल समझो। ये कोई बच्चा है, इस ये गया, इसने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, स्विगी से, जोमेटो से, कहीं से भी इसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, और पिज़्ज़ा इसने ले लिया, पिज़्ज़ा खा लिया और पैसे दिए ही नहीं। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे, अब तो ये माइनर है, तो क्या ये पिज़्ज़ा वाली कंपनी जो है वो इस माइनर से पैसे ले सकती है? तो ये माइनर से पैसे नहीं ले सकती। अब आप बोलोगे तो ये इस माइनर्स के पेरेंट्स भी तो होंगे, इसके मदर होंगे, इसके फादर होंगे, इनसे पैसे लो। तो देखो उसके जो पेरेंट्स होंगे, उसके जो लीगल गार्जियंस होंगे, वो जब भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जब इन लीगल गार्जियंस ने इसको बोला हो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो अब ये पिज़्ज़ा खरीदने के लिए मान लो इसके पेरेंट्स ने इसको ना बोला हो, इसने खुद ही खरीद लिया हो, तो इसके पेरेंट्स जो हैं इस अमाउंट को देने के लिए, इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे बाइंड नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई अगर आपके घर में छोटा बच्चा है तो उससे पिज़्ज़ा मंगवाओ, मौज करो, ठीक है। तो अगर कोई माइनर है तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके द्वारा जो किया गया कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो होगा वॉइड एब इनिशियो। वहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो माइनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उसके पेरेंट्स जब भी रिस्पॉन्सिबल होंगे जब उन्होंने उसको ऑर्डर दिया हो, उन्होंने उसको बोला हो वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है कंसिडरेशन, जो कि सेक्शन 2D और 25 में डिफाइंड है। सेक्शन 2D बोलता है बेसिकली मीन्स ईच पार्टी मस्ट टेक मेक अ प्रॉमिस परफॉर्म एन एक्ट और फॉर वीयर रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कि कोई भी पार्टी जो है वो या तो कुछ करने का प्रॉमिस करे या कोई चीज़ ना करने का प्रॉमिस करे, और ये जो प्रॉमिस होता है वही आपका कंसिडरेशन होता है। जैसे आईफोन वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जो आईफोन खरीद रहा है उसके लिए आईफोन कंसिडरेशन है, और जो आईफोन बेच रहा है उसके लिए मनी कंसिडरेशन है। तो जो भी प्रॉमिस होता है कुछ करने का या कुछ ना करने का, वो आपका कंसिडरेशन हो सकता है। ये आपका प्रोडक्ट भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, या कोई और काम भी हो सकता है। सेक्शन 25 टॉक्स अबाउट सर्टेन एक्सेप्शन विच मेक कॉन्ट्रैक्ट्स इवन विदाउट कंसिडरेशन एंड एज वैलिड, यानी कि सेक्शन 25 में कुछ ऐसी कंडीशन दी गई हैं जिसके अंदर अगर कंसिडरेशन नहीं भी है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब देखो कंसिडरेशन के ऊपर हम अलग से एक डिटेल लेक्चर करेंगे, तो उसमें अंदर बेस डिटेल में हम समझेंगे, लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, और वो सेक्शन 25 में मेंशन किया हुआ है कि बिना कंसिडरेशन के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं और उसको वैलिड माना जाएगा। फिर अगला इसेंशियल है लॉफुल ऑब्जेक्ट, जो कि सेक्शन 23 में दिया हुआ है। अब सेक्शन 23 में ये सेक्शन मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन ये ऐसा याद करना जरूरी नहीं है, नहीं याद करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप काम चल जाएगा आपका। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस, यानी कि कोई भी कंसिडरेशन जो है लॉफुल होगा अगर अनलॉफुल हो जाएगा अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ है, यानी कि लॉ ने उसको मना कर रखा है। इज ऑफ सच अ नेचर दैट इट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगा। इस फ्रॉडुलेंट, यानी कि फ्रॉड से किया गया, इन्वॉल्व और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, किसी और की प्रॉपर्टी और पर्सन को नुकसान पहुंचाता है तो भी अनलॉफुल हो जाएगा। द कोर्ट रिगार्ड्स इज एज इमोरल, अगर कोर्ट को लगता है वो इमोरल है तो भी वो अनलॉफुल हो जाएगा। अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो भी वो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अनलॉफुल। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो ए है, ए ने बी से किया कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे ड्रग्स सेल करोगे। अब ड्रग्स का मतलब दवाई वाला नहीं है, इसको ये समझ लो, मान लो चरस सेल करोगे, ठीक है। अब जब ये ड्रग्स इसको देगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ इनके बीच में कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा तुम मुझे ड्रग्स दो, ये क्या है, ये इलीगल है, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो ड्रग है, वो क्या है, वो लॉफुल नहीं है, ये फॉरबिडन बाय लॉ भी है। ये अगर परमिट कर दिया तो प्रोविजन भी डिफीट हो जाएगा। फ्रॉडुलेंट का इसमें इतना केस नहीं है, लेकिन आप पर्सन या प्रॉपर्टी को इंजरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप मान सकते हो कि यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इनके बीच में ये अनलॉफुल है, इसलिए इसका जो लॉ ऑब्जेक्ट है वो लीगल नहीं है, इसलिए ये जो इसेंशियल है वो फुलफिल नहीं होगा इस केस में। फिर अगला इसेंशियल आपका नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय लॉ, यानी कि बेसिकली द अग्रीमेंट शुड नॉट बी इलीगल। सम एग्जांपल्स ऑफ एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बाय लॉ अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यानी कि अगर कोई लॉ ऐसा है जो किसी लॉ के द्वारा उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया है तो वो एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और केपेबल ऑफ मेड सर्टेन आर वॉइड, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसका मीनिंग सर्टेन ना हो। जैसे
मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा और उसके बदले तुम मुझे कुछ पेन दे दो। अब यहाँ पे कुछ क्या होता है, कुछ तो कोई सर्टेन नहीं है ना कि 2 रुपये, 4 रुपये, 2,000, 2 लाख, पेन कितने दोगे, 2, 4, 10, कितने पेन दोगे। तो ये जो एग्रीमेंट है वो सर्टेन नहीं है। तो ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो सर्टेन नहीं है वो वॉइड माना जाएगा। सेक्शन 29 में ऐसा मेंशन किया गया है। एग्रीमेंट्स कंटिजेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड, यानी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो कंटिजेंट है किसी इम्पॉसिबल एक्ट के ऊपर। अब इसको इस तरह से समझो कि मान लो तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट होता है कि एक इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन में अगर ए जीत जाता है तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अब इलेक्शन के पहले ही जो ए है इसके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा था और ये कन्विक्ट हो जाता है और ये चला जाता है जेल। अब ये क्योंकि ये जेल चला गया, अब ये इलेक्शन तो लड़ नहीं सकता, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो एग्रीमेंट था वो वॉइड हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट है वही कंटिजेंट टू इम्पॉसिबल एक्ट है, वही अब इम्पॉसिबल हो गया है। तो ये आपका एग्रीमेंट जो है वो वॉइड हो जाएगा। इसी तरह से एग्रीमेंट टू डू अ इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड, कोई ऐसा एक्ट है जो इम्पॉसिबल हो गया करना, तो वो भी जो एग्रीमेंट होगा वो आपका वॉइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्रीमेंट किया कि एक मैच होगा जिसमें इंडिया वर्सेस पूरी वर्ल्ड की जो बाकी टीम्स है उसके बीच में मैच होगा, और इस मैच के लिए आपने एक स्टेडियम जो है बुक करवा लिया। अब मैच के पहले जो स्टेडियम है उसमें आग लग जाती है। अब मैच होने के लिए जो प्लेस आपने बुक किया था वो तो यहाँ पे रहा नहीं, तो ये एग्रीमेंट जो है फुलफिल करना इम्पॉसिबल हो गया है। तो इसलिए ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा और ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा, यानी कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट आर वॉइड। फिर है सातवां, जो कि आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मेंशन नहीं है, सेक्शन 10 में मेंशन नहीं है, लेकिन ये भी आपका इसेंशियल एलिमेंट है टू फुलफिल अ कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इंडियन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, यानी कि किसी भी एग्रीमेंट को करते समय या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करते समय आपकी इंटेंशन है या नहीं है उस लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए। जैसे अब जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो बहुत तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके फादर ने आपके साथ ये एग्रीमेंट किया, एग्रीमेंट का मतलब क्या है, आपको बोला कि मान लो आप DU LLB की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका CLC में एडमिशन हो गया तो आपको कार मिलेगी। अगर आपका मान लो LC1 या LC2 में एडमिशन हो गया तो आपको बाइक मिलेगी। और मान लो अगर किसी केस में एडमिशन नहीं हुआ तो मिलेगा आपको बैटरी रिक्शा, इसी को चलाओ और मौज करो। ठीक है, तो इस केस में क्या है, अगर मान लो आपका CLC में एडमिशन हो गया और आपके फादर ने आपको कार नहीं दिलाई, तो इस केस में आप केस थोड़ी करोगे वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये देखना पड़ेगा कि जो पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, उनका इंटेंशन है भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का या नहीं है। अब यहाँ पे मैंने CLC LC1 का कोई कंपैरिजन नहीं किया, सभी सेंटर अच्छे हैं, किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो। तो यहाँ पे जो क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये आपको देखना इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे इंटेंशन है या नहीं है। जैसे जो आपके डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारे लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन उसमें ना ही हो। जैसे मान लो ब्रदर्स के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उनके बीच में हो सकता है अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। अगर वहाँ पे रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट जिसमें उनकी इच्छा नहीं है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की, तो वहाँ पे नहीं होगा। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक में सारे में नहीं होगा, और जो बाकी प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं या फिर कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें होगा ही। मान लो कोई कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है और उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने लिख दिया कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोर्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं होगा, कोर्ट से बाइंड नहीं होगा, तो उस केस में वो लीगली बाइंड नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंटेंशन है दोनों पार्टी की वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखना पड़ेगा कि जो पार्टी है उसकी इंटेंशन लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की है या नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो ये आपके सारे के सारे सात आपके इसेंशियल हो गए किसी भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट के, तो वो आपको याद में रखना है। अब आपको नोट्स कैसे बनाना है, तो नोट्स मैंने आपको बताए थे, कॉर्नर मेथड का आपको यूज़ करना है। सबसे पहले ऊपर आपको टॉपिक लिख लेना, नीचे आपको एक्स्ट्रा कुछ लिखने के लिए या समरी लिखने के लिए आपको यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है, यहाँ पे आपको सब टॉपिक लिखना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपने टॉपिक लिखा है इसेंशियल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आपने इसेंशियल आपने मान लो मेंशन करना स्टार्ट किया कि सेक्शन 10 जो है उसके अंदर इसेंशियल मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहले इसेंशियल है कि अग्रीमेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद इसेंशियल है कि आपका फ्री कंसेंट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपका है कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टी, फिर उसके बाद आपका इसेंशियल है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए या फिर लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। इसके बाद आपका है कि लॉफुल ऑब्जेक्ट आपका होना चाहिए, फिर उसके बाद है कि नॉट वॉइड, यानी कि वॉइड इसको डिक्लेयर नहीं किया जाना चाहिए, और लीगल इंटेंशन होना चाहिए। अब ये सारे आपके इसेंशियल है, ये आपने लिख लिए। अब आपको जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको रिवाइज करना है कि सेक्शन 10 जो आपका
इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं। आप देखेंगे इसमें से हो सकता है कि 4 चीज़ें आपको याद आए, 2 आपको याद ना आए, तो इन 2 को आपको हाईलाइट कर लेना और उसको अगली बार आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये जो 2 चीज़ें आपने हाईलाइट की हैं ये सबसे पहले आपको याद आएंगी। तो उसके अनुसार जो है आपकी जो रिटेंशन पावर है, जो आपका एक्टिव रिकॉल की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। इसी तरह से बाकी जो आपके ये सारे इसेंशियल है इनका एक एक करके इनको आपको शॉर्ट नोट्स में लिख लेना और एक पेज के अंदर ही आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लेना है और इसका बेसिक्स आपको याद रखना है। सेक्शन नंबर मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 10 आपको याद रखना है। बाकी सेक्शन नंबर्स अगर आप भूल भी जाते हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी आगे आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो वो हम डिस्कस करेंगे। और कोई आपकी क्वेरी तो आप बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।